गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद हम लोग पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग आज दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे, क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जिन शब्दों को तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वो कोई माना नहीं रह जाता उस शब्द का। ठीक है, उसकी मीनिंग समझ ही नहीं आती। जैसे सापेय की मात्रा से, इसको अलग कर दिए, ना प्या की मात्रा ना अलग कर दिए, तो इन दोनों की कोई आप मीनिंग नहीं रह गई, मीनिंग खत्म। ठीक है, घा अलग कर दिए, रा अलग कर दिए, तो घर को अलग अलग कर दिए, घा और रा, तो क्या हो गया? इसकी भी मीनिंग कोई नहीं रह गई। ठीक है, हा अलग कर दिए और थी अलग कर दिए, तो क्या हो गया? इसकी भी कोई मीनिंग नहीं। तो वही बोल रहा है कि अगर दोनों को, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं पता चलता, प्रकट नहीं होता, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सबसे इजी आप डेफिनेशन यही याद कीजिए कि जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ समझ नहीं आता वे कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय होता है। देवदूत हो गया, देव प्लस दूत। ठीक है, सुपुत्र, सु अलग कर दिए, पुत्र अलग कर दिए, तो इसमें मीनिंग भी है और क्या है? अर्थ भी समझ में आ रहा है। टुकड़ा करने पर, अलग करने पर देखो भोजन समझ आ रहा है, आलय का नहीं समझ आ रहा, तो कम से कम एक का तो अर्थ समझ आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रही है। देव है, दूत है, इनमें तो देव दूत दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा है। देव मीन्स देवता होते हैं और दूत मीन्स उनका संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाले। ठीक है, देवदूत बोलते हैं उसको। तो बेटा यौगिक शब्द वही होते हैं जो एक या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और जिनको टुकड़ा करने पर उसकी मीनिंग तब भी उस टुकड़े की रह जाती है, मीनिंग समझ आती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। याद रखिएगा कि रूढ़ शब्द में क्या होता है? टुकड़ा करने पर शब्दों को कोई अर्थ नहीं समझ आता, और यौगिक में दो से ज़्यादा टुकड़े भी हो जाते हैं फिर भी उसकी मीनिंग समझ आती है, अपनी अलग अलग उसकी मीनिंग हो जाती है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर के बनते हो और जब मिलने के बाद एक विशेष अर्थ उनका निकलता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ। नील मीन्स, नीलकंठ किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, तो ये किसका नीला कंठ है भाई? शिव जी का। ठीक है, पंकज, पंक प्लस जा। पंकज मतलब पंख कीचड़ में, और जा मतलब जन्मा। पंकज मतलब, पंकज किसको कहते हैं बेटा? कमल को कहते हैं। कमल का नाम तो पंख मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ में, और जा से जन्मा हो गया, मतलब कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। कौन रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं समझ में आए। ठीक है, उसको तोड़ा जाने पर कोई बेकार हो जाए, वो किसी भी अर्थ उसका समझ में आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनको टुकड़ा करने पर, जिनको तोड़ने पर उसका तब भी अर्थ समझ में आता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं, ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं और मिलकर के बनने के बाद एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, अलग करने पर भी उनका एक अलग अलग मीनिंग होती है। देखिए, नील मतलब नीला होता है, कंठ मीन्स गला होता है।
ठीक है। तो जिसका नीला कंठ है वो शिव जी हैं, ठीक है। अब इसकी स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगी, शिव जी का कंठ कैसे नीला हो गया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर पढ़ा जाए। विकारी शब्द होते हैं, दो तरह का होता है, इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द लिंग वचन काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन और काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो अपना रूप लिंग वचन काल ये सब क्या है, किस रूप, अपना रूप इसके इन शब्दों, जो शब्द लिंग वचन काल के आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, ये अपना रूप बदल लेते हैं बेटा, ठीक है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं, चार होते हैं। चार कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ठीक है। इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लाइन आपको, मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, देखिए ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं आता, इसलिए इन्हें अवयव भी कहा जाता है। अविकारी को क्या कहा जाता है, अवयव भी कह सकते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार का होता है और ये भी चार प्रकार का होता है। कौन सा, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक व विषम्यादि बोधक। कौन कौन सा, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक व विषम्यादि बोधक, ये होता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भेद, ठीक है, चार हैं। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर में पूरा हमने क्या सीखा, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक शब्द, सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्णों को मिलाने से क्या बनता है, शब्द, ठीक है। शब्दों के भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए इतने थोड़े से में क्या पूरा बता दिया इसने हमारे चैप्टर में क्या क्या था, ठीक है। अब ये रही आपकी वर्कशीट। अब आपकी बारी, लिखा है अब बारी आपकी। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। अब आप इसको क्वेश्चन को खुद से करके मुझे आज के आज फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, ठीक है। फिर रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं लिखिए, ठीक है। विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला अगर कर पाइए तो कीजिएगा, नहीं तो मुझे क्या कीजिएगा कि मुझसे बताइएगा तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ देखिए दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। अब इसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसको फिल करना है। तो आपको अगर समझ आता है तो भर लीजिएगा। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, सोच के बताइएगा। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता वो क्या कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये क्या है आपका, ये आपका वर्क है, इसको क्या बोलेंगे, होमवर्क। मैंने क्या दे दिया आपको, ये आपका होमवर्क है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दिए गए बॉक्स में रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द छांटकर सही स्थान पर भरिए। अब इसमें से हमको छांट करके यहाँ फिल करना है। अगर कर पाई हो तो कीजिए, नहीं तो मैं हूँ बताने के लिए, मैं इसको करवा दूँगी। आप बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, नीचे दिए गए योग रूढ़ शब्द के विशेष अर्थ लिखिए। ठीक है, इसका अब अर्थ लिखना है। ये आप मत कीजिएगा, ये आप नहीं कर पाओगे तो हम इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे। अब ये विकल्प पर आपको गोला बनाना है। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। इसमें तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशी क्या है, तो इसको देख करके आपको इसमें फिल करना है। कर पाओ तो करो, नहीं तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स है, सही गलत का निशान वाला ये भी आप करोगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे आज शाम को आप फ़ोन कीजिए। ठीक है, और बताइए कि प्रिंसिपल मैम के नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फिर हमसे बात हो जाएगी आपकी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।